फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। इस वीडियो में मैं आपको संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ। ये संविधान का पार्ट 1 है। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको प्रस्तावना बताऊंगा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में संशोधन। अब प्रश्न ये उठता है, क्या संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर प्रस्तावना में संशोधन किया भी जा चुका है, लेकिन अभी तक केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में संशोधन अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल। अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल कब किया गया? 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इसमें मात्र 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। एक बार केवल इसमें संशोधन किया गया है, जब इसमें केवल 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। फिर नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावना की व्याख्या। अब सर्वप्रथम जब हमारा संविधान बनाया गया था, लागू हुआ था, उस समय संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं था। इसे बाद में लाया गया है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में इसे लाया गया था और उसके बाद में इसे कई देशों ने स्वीकार किया था। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावना की व्याख्या क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीएम्बल बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बेरूबरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। पहले तो उसने कहा कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। तो प्रस्तावना की मूल शब्द क्या हैं? पहला है संप्रभुता, सोवरेनिटी। पहला है संप्रभुता, सोवरेनिटी। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। यानी किसी भी दूसरे देश का हमारे भारत देश पर कोई भी अधिकार या आंतरिक शक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। नेक्स्ट है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी सेकंड नंबर। इसका अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। थर्ड है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसे पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, एक ही बात है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार होगा। फोर्थ नंबर गणराज्य, रिपब्लिक। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक राजा की बस में पूरी जनता हो, यानी राज अधिकार नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि जो भी प्रमुख चुना जाएगा वो लोगों द्वारा या जनता द्वारा ही चुना जाएगा। नेक्स्ट है गणराज्य के बाद स्वतंत्रता, लिबर्टी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी की गुलामी या
और किसी कारणवश उसके बस में है तो उसे स्वतंत्र कराया जाएगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में। लोकतांत्रिक का मतलब है ऐसा देश जहां पर सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में होती है, ना कि एक राजा के हाथ में। लोकतांत्रिक और दूसरा होता है राजतांत्रिक, यानी जहां पर उस देश की सत्ता एक राजा के हाथ में होती है, वो वहाँ पर राजतांत्रिक शासन होता है। लेकिन अपने देश भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट है न्याय जस्टिस। इसके 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक यानी जस्टिस न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज के सभी लोगों में समान न्याय होना चाहिए। समान न्याय होना चाहिए सभी के साथ। ऐसा नहीं है कि जो अधिक पैसे वाला या शक्तिशाली है उसके साथ कुछ और हो और जो गरीब है उसके साथ कुछ और न्याय हो। यानी किसी के साथ कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय भी यहाँ पर समान रूप से होना चाहिए, यानी कि जो भी संपत्ति है उसका वितरण समान रूप से होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो अधिक शक्तिशाली है या पैसे वाला है वही चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर एक गरीब आदमी भी या गरीब नागरिक भी चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है समानता, इक्वालिटी। इसका अर्थ है देश के सभी लोगों के लिए स्थित और अवसरों की समानता प्रदान की जाए, इक्वालिटी। नेक्स्ट है 9th भाईचारा, फ्रेटर्निटी। भाईचारा यानी भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। यानी इस देश में सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये फ्रेटर्निटी में बताया गया है, यानी भाईचारे का मतलब यही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी भारतीय संविधान विश्व में सभी देशों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। यह सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है प्रारंभ में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। यानी प्रारंभ में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। संविधान से संबंधित ये कुछ प्रश्न थे। आज मैंने इसमें प्रस्तावना के विषय में सभी प्रश्न कवर करने की कोशिश की है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।